मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपको कब से दिखाई देता है, क्योंकि आपकी और उनकी यात्रा जो है सह यात्रा बड़ी लंबी है, पुरानी है। तब ना आप मुख्यमंत्री थे, ना वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। आप भी संगठन के कार्यकर्ता थे, वो भी संगठन के कार्यकर्ता थे। ना आपके पिता राजनीति में थे, ना उनके पिता राजनीति में थे। बताइए कहाँ कितना पीछे याद कर पाते हैं आप उनको? मैं सांसद बना 1991 में, जब अटल जी ने इस्तीफा दिया था विदिशा से, और उस समय ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एकता यात्रा निकालने का फैसला किया और यह तय किया कि कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पे भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे, हमारे देश का झंडा फहराएंगे। प्रभारी बने उस यात्रा के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम देखते थे, और मैं नया सांसद चुन के आया था। एकता यात्रा की सफलता के लिए यूथ को जोड़ने का काम मेरी तरफ दिया गया। मैं केसरिया वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक बना उस समय। तब से मैं मोदी जी के निकट संपर्क में आया। मैं एक घटना आज जरूर सुनाना चाहूंगा। मोदी जी ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कितना संवेदनशील हृदय है उनका, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। क्योंकि उस समय हम रोज बात करते थे, लगभग मैं यूथ को जोड़ने के प्रयास करता था, लगातार हमारी चर्चा और बातचीत होती थी, हम योजनाएं बनाते थे। एक तो वो मैन ऑफ आइडियाज है, मैं तब जाना। इतने अलग अलग तरह के आइडियाज देते थे यूथ में, ये करो, ऐसा कार्यक्रम करो, अलग अलग तरह के आइडियाज। एकता यात्रा को मैं, जो उनकी टीम थी पूरी, क्योंकि वो प्रभारी थे, कई लोगों की टीम उनके साथ दिन और रात काम कर रही थी एकता यात्रा की सफलता के लिए। और सबके मन में एक संकल्प भी था और एक सपना भी था कि श्रीनगर में लाल चौक पर पहुंच के वो अपने देश का झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। बीच में परिस्थितियां बदली और केंद्र सरकार ने तत्कालीन ये फैसला किया कि डॉक्टर जोशी जी, मोदी जी और बाकी लोग विमान से जाके तिरंगा झंडा फहराएंगे। टीम पीछे छूट गई। जब मोदी जी लौट के तिरंगा झंडा डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में फहरा के आए जम्मू, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते यात्रा का विवरण देते देते उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी जिन्होंने यात्रा के लिए दिन और रात एक किया, वो रात भर बैठे बैठे जब हम तिरंगा झंडा फहरा रहे थे रोते रहे, आंखों में आंसू बहाते, आंखों से उनके आंसू निकलते रहे। और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। तब हमने मोदी जी का वो संवेदनशील हृदय भी देखा। तो कई वर्षों का साथ मोदी जी के साथ है। संगठन का काम भी हमने साथ साथ किया। संगठन का काम करने के बाद वो मुख्यमंत्री पहले बने, मैं उनके 3-3.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम लोगों ने साथ काम किया। मैं मानता हूं मेरा सौभाग्य कि मुझे संगठन में भी और मुख्यमंत्री के नाते भी और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो जब आप दोनों मुख्यमंत्री थे तब कई मौकों पर मिलना होता होगा, आपकी शायद सीमाएं भी लगती हैं मध्य प्रदेश की और गुजरात की? नहीं, सीमाएं लगती ही है, जनता का आना जाना भी रहता है। कई ऐसे मुद्दे थे, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरदार सरोवर बांध बनना था। बांध बनना राष्ट्र के हित में था। बांध के खिलाफ मेघा पाटकर जी और कई लोग लगातार आंदोलन चला रहे थे। हम मिले साथ में और तय किया मध्य प्रदेश को मिलनी थी बिजली, 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली हमारे हिस्से की थी। गुजरात को जाना था पानी। उसके पहले इंदिरा सागर बना के हमने मध्य प्रदेश के पानी को सुरक्षित कर लिया था। एक नहीं अनेकों आंदोलन उस समय होते थे। बांध की ऊंचाई ना बढ़े, बांध पूरा ना हो पाए, इसके प्रयास करते थे। लेकिन हमने मिलकर तय किया कि बांध का निर्माण ये राष्ट्र के हित में है, इसलिए किया जाएगा। तो टैक्टफुली बात करके मैंने आंदोलन को हैंडल किया मध्य प्रदेश में, और उन्होंने बाद में एक साथ बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लड़ाई भी लड़ी, और अंततः वो फैसला भी हो गया कि बांध पूरी ऊंचाई तक बनेगा। और आप जानते हैं उस बांध के कारण गुजरात का तो भला हुआ ही, मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत लाभ मिला। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो हम बैठ के चर्चा करते थे, और हम अलग अलग राज्यों के बारे में नहीं सोचते थे। उस समय भी मोदी जी का सोच होता था संपूर्णता के साथ सोचना, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखना। और मैं भी यही सोचता था कि गुजरात भी तो अपने ही है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। तो मध्य प्रदेश का भी भला होना चाहिए और गुजरात का भी भला होना चाहिए। और इसलिए
हम लोगों के मुख्यमंत्री रहते हुए बांध का काम लगभग कंप्लीट हो गया था। हमने तो ये देखा है कि दो राज्य जो है पानी के लिए लड़ जाते हैं आपस में। हमारे विचार भी मिलते थे और हमारे दिल भी मिलते थे, इसलिए लड़े नहीं, हमने मुद्दे को सुलझा लिया। अच्छा ठीक, अब वो प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री रहे, इस यात्रा में आपने क्या देखा? पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या अंतर किया, मोदी के आने से अंतर क्या हुआ है? आपने पिछली सरकार के, केंद्र सरकार के साथ भी काम किया, मनमोहन जी की सरकार के साथ, अब प्रधानमंत्री मोदी है, फर्क क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मैं आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। मुझे याद आता है 10, 11, 12, 13 का वो वर्ष, जब दुनिया में कहीं जाते थे तो भारत की चर्चा होती थी भ्रष्टाचार के मामले में। हमारे देश में आंदोलन भी चल रहे थे करप्शन के खिलाफ। देश का कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी। इंडिया से आए हैं तो एक अलग तरह से, लगभग हिकारत की नजर से हमको देखा जाता था। ये पहले का दृश्य था 2014 के। और 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, तब भी मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला। भारत के प्रति दुनिया का देखने का नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। भारत का मान सम्मान और शान, तिरंगे की आन नए ढंग से पूरे विश्व में स्थापित की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मोदी जी विदेश का दौरा करते थे तो हमारे विपक्षी मित्र कहते थे ये तो देश में यात्रा पे आते हैं। लेकिन मित्रों, अयम निजम परावेत्ती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया एक परिवार है। इस मंत्र को अगर साकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। केवल बड़े देशों की यात्रा नहीं की, छोटे छोटे देश में भी गए। वो भूटान गए, वो नेपाल गए, दुनिया के बाकी छोटे छोटे देशों में भी गए। और उनका जो दृष्टिकोण था, भारत के कल्याण के साथ साथ प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसलिए वैक्सीन अगर बनी तो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी, दुनिया के कई छोटे देश। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का दौरा मध्य प्रदेश में हुआ, कल ही दौरा समाप्त हुआ। जैमिका जैसे छोटे छोटे देशों में भी गए तो वहां भारत को पूछते हैं आज कि अगर भारत ना होता, हमें वैक्सीन ना मिलती तो हमारी जिंदगी ना बचती। आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती। आप देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड एंड 1 नरेंद्र मोदी। जब वो ये कहते हैं तो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं करते, पूरे भारत का सीना गर्व से फूल जाता है। ये आज का भारत है जिसकी तरफ गलत नजरें उठा के कोई देख नहीं सकता। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत आज खड़ा है। अब जब भी चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी हर राज्य में जब प्रचार करती है तो एक टर्म बोलती है डबल इंजन। हमें डबल इंजन चाहिए, केंद्र में मोदी चाहिए और राज्य में जहां आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो आपके यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। किसी विपक्षी नेता ने कहा था डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन होता है ये। तो डबल इंजन के होने से क्या फायदा हो जाता है? जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि 14 से पहले क्या फर्क था, अब क्या दिखता है? एक तो मोदी जी के आने से जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है, मैं बताना चाहता हूं आपको। मोदी जी की टीम केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मंत्रिमंडल की टीम नहीं है। मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया, उसकी जगह नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन बिल्कुल अप्रासंगिक था। मुख्यमंत्री के रूप में मैं कई बार प्लानिंग कमीशन के सामने गया, 5, 6, 7 लोग बैठे रहते थे जिनको राज्य की जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं होता था और वो अलॉटमेंट सारे कर देते थे, इसके लिए इतना, इसके लिए उतना। और हम लोग वहां हाथ बांध के खड़े रहते थे कि इतना और दे दो साहब, इतना और दे दो साहब, इतना और दे दो साहब। उसको उन्होंने समाप्त किया, उसकी जगह नीति आयोग बनाया। और नीति आयोग में उन्होंने केवल मंत्रिमंडल के सदस्य और विशेषज्ञों को नहीं लिया। नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया। सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद मैं केवल भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा। मोदी जी ने कोशिश की, मैं तो साक्षी हूं, कई बार मुख्यमंत्रियों की बैठक की, नीति आयोग के साथ हम लोग बैठे। कोविड के समय
अब लगभग मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, 27 बार उनने बैठक की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। उन्हें टीम बनाई और उन्हें हमेशा कहा कि बिना राज्य के केंद्र अकेला देश का विकास नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि सबको साथ लेके चले। लेकिन डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि जो पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं भी क्रियान्वित करे और प्रधानमंत्री जी के आइडियाज को भी जमीन पे इंप्लीमेंट करे। अब जब भी मैं उनके पास बात करने जाता हूं, चर्चा करने जाता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि 15-20 मिनट प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन 1 घंटा से कम कभी चर्चा नहीं हुई, और उसमें इतने आइडियाज आते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आइडियाज के हमको देते हैं। जैसे अब मध्य प्रदेश में इस समय मना रहे हैं हम गौरव दिवस, मध्य प्रदेश के हर शहर का और गांव का गौरव दिवस मन रहा है। इंदौर का गौरव दिवस अभी आप देखिए चल रहा है, 31 तारीख को कल उसका समापन है। एक कल्पना आई प्रधानमंत्री जी के मन में कि गांव के लोग जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे, शहर का विकास नहीं करेंगे, वो खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक अकेली सरकार विकास नहीं कर सकती। और इसलिए कोई दिन तय हो जो गौरव दिवस या उस गांव का जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, शहर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। उस दिन दुनिया में कोई कहीं हो, उस गांव के बाहर कोई कहीं हो, वो अपने गांव आए और मिलकर तय करें कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं सरकार के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।